जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो 2024-25 के लिए बजट आ चुका है, लेकिन ये एक इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है? एक तात्पुरता बजट या फिर जब तक सरकार है तब तक का बजट। क्यों? क्योंकि 2024 में हमें लोकसभा के इलेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। अब इलेक्शंस होते हैं तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद दूसरी सरकार आ जाए, तो बजट जो है उसमें भी चेंजेस आने चाहिए। तो इसलिए इतनी मेहनत करोगे, फिर उसके बाद एक बजट लाओगे, अगर सरकार बदल जाती है तो फिर से वो बजट लेकर आएगी। डबल डबल काम क्यों करना है? इससे जब तक ये सरकार चल रही है, इस सरकार का टेन्योर है, तो उतने हद तक का ही आप बजट लेकर आइए। तो इसलिए इसको इंटरिम बजट कहा जाता है। तो इंटरिम बजट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्कीम्स है वो वोटर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए उसमें ज़्यादा स्कीम्स, बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं लाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसी को एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन कई बार सरकार नई स्कीम लेकर आती है जिससे कि वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन इस बार सरकार को ऐसा लग रहा है कि यार वोटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, हमने ऐसे काम कर लिए हैं जिससे कि वोटर्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए कुछ नई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसी को थोड़ा बहुत बेहतर या फिर एलोकेशन जो है वो ज़्यादा किया गया है। लेकिन इस बजट के ज़रिए हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना है जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो इसलिए यूनियन बजट को, ये जो बजट है, इसको हम आसान शब्दों में जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसके साथ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ये बजट काफ़ी अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, लोवेस्ट प्राइजेस में। क्योंकि देखिए, इस साल का 1 महीना चला गया है और अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए हो, तो फिर अभी आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। अपनी प्रिपरेशन जो है उसको और ज़्यादा ज़ोर दीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, सीरियसली प्रिपेयर होइए। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई 15 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, देन उसमें से 7 लाख जो है वही एग्ज़ाम को बैठते हैं। लेकिन आपको पता है उसमें सीरियस एस्पिरेंट हज़ारों में होते हैं। और उनमें अगर आपको शामिल होना है तो सीरियस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए सीरियस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बना पा रहे हो कि यार मेरी प्रिपरेशन तो मुझे लग रही है अच्छी खासी हो गई है, लेकिन रिवाइज किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप 9021781770 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस का जो भी कोर्स है उसको जानने के लिए। और वन ऑन वन रहेगा, ये ऐसा नहीं ग्रुप में रहेगा, वन ऑन वन रहेगा। तो इसमें अच्छी खासी आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, या फिर थोड़ा जो एज आपका बचा हुआ है उसको आप पूरी तरीके से जंप यहाँ पर कर सकते हो। तो मज़ा आ जाएगा आपको, तो यहाँ पर कीजिए या फिर एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ज़बरदस्त कोर्सेज देखने को मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन बोलिए और उसी के साथ प्रिपरेशन बोलिए काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बजट को। देखिए, बजट होता क्या है? जैसे हमारा घर है, हमारे घर में समझ लीजिए कि कुछ पैसा आ रहा है ना? उसको हम कहते हैं इनकम। एंड देन उसके बाद हम उसमें खर्च करते हैं, राशन में खर्च करते हैं, कुछ चीज़ें लाना है घर के लिए वो खर्च करते हैं, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, बजट में हमें रिसिट्स, रिसिट मतलब पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च हो रहा है वो देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया लेवल पर देखते हैं या फिर हम कंट्री के लेवल पर देखते हैं, तो वहां पर भी बजट में वही होता है कि सरकार के पास कहां कहां से पैसा आ रहा है और ये जो पैसा आया है वो सरकार कहां कहां खर्च कर रही है। अब हमारे वहां पर ऐसा होता है कि हमारे घर में ऐसा होता है कि सेविंग्स भी रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंट्री के लेवल पर देखते हैं तो गवर्नमेंट सेविंग्स क्यों करेगी? है ना? यहाँ पर जो भी पैसा आता है उसको खर्च करने की कोशिश करती है अलग अलग तरीकों से, जिससे कि देश और ज्यादा डेवलप्ड हो सके। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमारे संविधान में बजट इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? हम तो अक्सर कहते हैं ना कि न्यूज़ चैनल पे भी चलता है कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। लेकिन क्या हमारे संविधान में बजट ये शब्द इस्तेमाल किया गया है? जी नहीं। हमारे संविधान में कहीं भी बजट इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 112 में। तो ये चीज़ आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम बजट पर। देखिए, बजट जो है ना उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू बजट को समझते हैं। देखिए, रेवेन्यू बजट हो या कैपिटल बजट हो, दोनों जगहों पर हमें रिसिट्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा देखने को मिलता है। तो रेवेन्यू बजट जो है उसमें कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां से आता है, तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो टैक्स और नॉन टैक्स से आता है। टैक्स मतलब जैसे सरकार जो है वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स ये देखने को मिलते हैं,
है ना? अक्सर आप कंपनी जो है वो चलाते हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअली उतनी इनकम कमा रहे हो कि वो टैक्स के थ्रेशोल्ड के ऊपर जाए, तो आपको इनकम टैक्स जो है वो भी देना पड़ता है। एंड देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि हमें जीएसटी जो है वो देखने को मिलता है, जो पेट्रोल के लिए हम टैक्स देते हैं, जो अलग अलग वैट हमें देखने को मिलता है, अभी तक जो जीएसटी में आया नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो ये टैक्सेस के थ्रू सरकार के पास पैसा पहुंचता है। देन नॉन टैक्स के थ्रू भी सरकार के पास पैसा पहुंचता है। जैसे कि सरकार ने अगर कुछ लोन दिया है तो उसके जो इंटरेस्ट सरकार को मिल रहे हैं वो नॉन टैक्स में आएंगे। जो ग्रांट मिल रही है, जो ग्रांट रिसीव की जा रही है, वो नॉन टैक्स में गिना जाएगा। तो इस तरीके से सरकार के पास ओवरऑल रेवेन्यू बजट में पैसा आ रहा है। अब सरकार जो है वो खर्च भी करती है। अब रेवेन्यू बजट में कैसे खर्च करती है? तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है? इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है। अगर सरकार ने लोन उठाया तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट पे करती है। देन उसके बाद जो सब्सिडीज है वो प्रोवाइड करती है ना? अलग अलग जो राज्य है उनको सब्सिडीज जो है वो दी जाती है। अलग अलग जो स्कीम्स होती है उसके थ्रू सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन डिफेंस में पैसा खर्च कर रही है। जो ग्रांट्स दी जाती है, अलग अलग राज्यों को जो ग्रांट्स मिलती है उसमें पैसा खर्च होता है। तो बेसिकली खर्चा इस तरीके से होता है और इनकम इस तरीके से होती है रेवेन्यू बजट में। अब यहाँ पर कैपिटल बजट आता है। कैपिटल बजट में भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो कहाँ कहाँ से आता है? तो इसमें डेट एंड नॉन डेट आता है। डेट मतलब क्या है? डेट में हमें यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल, अब यहाँ पर आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ डेट होता क्या है। देखिए, आपके घर की अगर इनकम जो है वो है 15,000 रुपये, ठीक है, आपकी घर की इनकम है 15,000 रुपये और आपने खर्च कर दिए 20,000 रुपये। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? इनकम तो 15,000 है, मतलब हाथ में 15,000 रुपये है, खर्च 20,000 कैसे कर रहे हैं? तो ये 5,000 आप क्या कर रहे हो? आप उधार ले रहे हो। अब ये जो उधार है आप दो तरीकों से ले सकते हो। या तो आप किसी रिश्तेदार से ले सकते हो, या तो आप बाहर वाले किसी दोस्त से ले सकते हो। अगर आप रिश्तेदारों से, घर के अंदर वाले रिश्तेदारों से ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल डेट। और अगर आप बाहर वालों से किसी दोस्त से ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डेट। उधार को डेट कहते हैं। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी उधार लेती है, और वो इंटरनली मतलब अंदर के अंदर से कहीं से उठाए कर्जा तो उसको इंटरनल डेट कहा जाता है। और अगर देश के बाहर से कहीं से उठाए कर्जा तो उसको एक्सटर्नल डेट कहा जाता है। तो यहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है। अब नॉन डेट अगर हम देखते हैं तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, जो सरकार की कंपनी है, अगर कंपनी वो बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या उसमें कोई जो निवेश है वो अपना कम कर रही है, तो फिर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार को पैसा मिलता है। सरकार के समझ लो कि कोई कंपनी है, एयर इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो वो सरकार के अगर 70% उसमें शेयर्स है और सरकार उसमें से 20% शेयर्स बेच रही है, तो ये 20% शेयर जो बेच रही है उसका पैसा मिलेगा सरकार को। लोन्स जो रिसीव किया जा रहा है, जो लोन सरकार उठा रही है, तो वो भी यहाँ पर क्या आएगा? रिसीट्स में आएगा, कैपिटल बजट में। एंड एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कहाँ? तो लोन जो सरकार देती है, कैपिटल एसेट्स जो सरकार बनाती है, जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो रोड्स बनाती है, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पर सरकार कर रही है ना, कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है कि यार चलो ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट का है ना, हम कहते हैं अक्सर ये गवर्नमेंट की चीज़ है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे भी सरकार उसमें भी खर्च कर रही है। तो ये होता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल बजट। तो अब रेवेन्यू और कैपिटल बजट समझ में आ गया आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपको सवाल एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी में कई बार आता है, स्टेट पीएससी में तो हर बार आता है, कि आपको पूछ लिया जाएगा कि कैपिटल एसेट अभी 2000 जो 22 है उसमें भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, कैपिटल एसेट कौन से बजट में आता है? रेवेन्यू बजट में आता है, कैपिटल बजट में आता है ना? या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो रेवेन्यू बजट में आता है, कैपिटल बजट में आता है ना? जो ग्रांट्स दी जाती है अलग अलग राज्यों को, वो रेवेन्यू बजट में आता है, कैपिटल बजट में आता है। एकदम आसान शब्दों में रेवेन्यू और कैपिटल का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, कैपिटल मतलब होता है एसेट, जो एसेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जो एसेट बन रहा है। अब जैसे आपका घर है, अगर आप घर बना रहे हो वो कैपिटल बजट में आएगा। अगर आप टूथपेस्ट ले रहे हो वो रेवेन्यू बजट में आएगा। समझ रहे हो? मतलब देश के जो बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, जो समझ लीजिए जो बड़े बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं, जो बड़े बड़े थिएटर्स बन रहे होंगे, जो गवर्नमेंट बना रही है, वो सब कैपिटल इसमें आएगा। और जो भी सरकार सब्सिडीज दे रही है, जो भी पेंशन दे रही है, जो भी सैलरी, मतलब ऐसी जो चीजें हैं वो सारे रेवेन्यू बजट के थ्रू गिना जाएगा। अब आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखते हैं सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आया है। अब ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि अब तक का ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले ऐसा था कि जो जीएसटी है वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता था, पर अब ये कम हो गया है और इनकम टैक्स जो है वहां से ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज भी है, ये एक अच्छी चीज भी है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि जीएसटी हर कोई दे रहा है, हर कोई दे रहा है। मतलब गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर भी जो जीएसटी है वो दे रहा है। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो अमीर ही दे रहा है जो टैक्स स्लैब में आ रहा है। और इसी वजह से जो इनकम टैक्स अगर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू जीएसटी, तो इसका ये एक अंदाजा हम निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो इनकम कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, जो इनकम स्लैब में आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, मतलब रोजगार ज्यादा निर्माण हुए हैं। ये एक पॉजिटिव फैक्टर निकलता है। दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर हम ये देख सकते हैं कि भाई जीएसटी मतलब लोग परचेस कम कर रहे हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जीएसटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए ये जो चेंज आया है ये एक अच्छा चेंज आया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल यहां पर कितना परसेंट कहां कहां सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इनकम टैक्स है वहां से 19% पैसा आ रहा है। दूसरा यहाँ पर जीएसटी जो है वहां से 18% पैसा आ रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड आपको पूछा जाता है, अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ कहाँ सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ 17% आ रहा है। तो ये पहले तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन उसके बाद कहाँ कहाँ पैसा सरकार खर्च कर रही है, तो खर्च करने में ये सेम होता है। इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जा रहा है ना, जो इंटरेस्ट यहाँ पर पेमेंट कर रही है ये से 20% यहाँ पर आता है। देन स्टेट का जो शेयर यहाँ पर होता है ना, स्टेट शेयर यहाँ पर होता है। देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो दे रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों में फर्क क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमें 60-40 75-25 इस तरीके का देखने को मिलता है कि भाई 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी पैसा और 40% जो है वो राज्य सरकारें खुद पे करेगी। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और इसीलिए ऐसी स्कीम्स में ज्यादा पैसा खर्च होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन यहाँ पर जो डिफेंस है, सब्सिडीज है, इसमें भी यहाँ पर पैसा जाता है। सबसे कम पेंशन में पैसा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बजट में रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट है। तो रेवेन्यू बजट में रिसीट्स आए कितने हैं भाई? ये टैक्सेस जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट इनकम, इनडायरेक्ट जीएसटी, नॉन टैक्स, इसमें से पैसा आया कितना है गवर्नमेंट के पास? तो ये टोटल आया है 30,01,275 करोड़ रुपए। इतना पैसा सरकार के पास सिर्फ रेवेन्यू बजट से आया है। अब सरकार ने खर्च कितना किया है? ये जो एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स में सरकार ने खर्च कितना किया है? तो सरकार ने खर्च किया है 36,54,657 करोड़ रुपए। अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर जितना आमदनी हुई है उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। आमदनी 98 रुपया हो गया है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट्स में ज्यादा पैसा आया है और सरकार ने कम खर्च की है। और इसी वजह से दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू बजट में जो इनकम आया है, जो खर्चा हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट क्यों? क्योंकि माइनस में जा रहा है दोनों का डिफरेंस। जो इनकम है वो कम हुआ है, जो खर्चा है वो ज्यादा हुआ है, इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट हम बोलेंगे। वही उल्टा कर दो, अगर रेवेन्यू ऐसा होता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है उतना खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन स्टिल अगर रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चा कम हो, तो रेवेन्यू के बाद क्या लगेगा? रेवेन्यू के बाद लगेगा सरप्लस। सरप्लस कि भाई इतना ज्यादा पैसा हमारे पास बचा हुआ है रेवेन्यू बजट। लेकिन ऐसा होता नहीं, गवर्नमेंट खर्च कर देती है। तो यहां पर रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो हमें कितना देखने को मिलता है? 6,53,382 करोड़ रुपए। इतना हमें रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलता है। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आते हैं अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन स्टेट पीएससी की नहीं कर रहे हो तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये आपको पूछ सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू बजट में जो रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस, ठीक है।
अब रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली है कितना, उसको परसेंटेज में अगर करें तो रेवेन्यू डेफिसिट जितना आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ इंडिया कर दिए तो हमें इसका परसेंटेज मिलता है जो कि 2% ऑफ जीडीपी। ये पहले ज्यादा था, 2.9 के आसपास था पिछले साल, इस बार 2% ऑफ जीडीपी आ गया है, मतलब कम हुआ है। ये अच्छी चीज है क्योंकि जो जो डेफिसिट है वो कम होना ज्यादा बेटर है ना, तो ये एक अच्छी साइन दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखिए जो एक्सपेंडिचर हमने देखा था, एक्सपेंडिचर उसमें सबसे नीचे था ग्रांट्स गिवन, जो ग्रांट्स दी जा रही है। अब ग्रांट किसको दी जाती है? राज्य सरकारों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब मोदी जी है, उन्होंने ये ग्रांट में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उनको 100 रुपए दिए। ठीक है, अब रेवेन्यू बजट जो है उसमें एक्सपेंडिचर में क्या आना चाहिए? जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में ना इस्तेमाल हो, है ना, जो कैपिटल इसमें एक्सपेंडिचर में ना जाए, वो सब रेवेन्यू इसमें आएगा। अब यहां पर जो ग्रांट दी गई है उत्तर प्रदेश को 100 रुपए, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 100 रुपए जो है ये इसमें से 50 रुपए टूथपेस्ट खरीदने में लगा ले और बाकी के जो 50 रुपए हैं ये हॉस्पिटल बनाने में खर्च किए हो, ये हॉस्पिटल बनाने में खर्च किए हो। अब ये अगर 50 रुपए हॉस्पिटल बनाने में खर्च किए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब ये 50 रुपए एक्चुअल में काहे में गए? एक्चुअल में गए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्चुअल में काहे में गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। भले ही ग्रांट्स जो दी जाती है राज्य सरकारों को वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें से भी जो राज्य सरकारें हैं वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है, मतलब कोई एसेट्स निर्माण में खर्च करती है, तो फिर यहां पर वो जो पैसा है, ये जो 50 रुपया है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, ये 50 रुपया जो है ये भली 50 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने टूथपेस्ट में, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किए उनके बजट के, लेकिन ये जो 50 रुपए है ये 50 रुपए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है। तो इसलिए अब यूनियन बजट ने ये वाला जो 50 रुपया है, ये वाला 50 रुपया ये इसमें से कट करना पड़ेगा, ये वो रेवेन्यू बजट में नहीं रख सकते हैं। और इसी को कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या है कि भाई जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आया है टोटल, ठीक है, टोटल जो आया है उसमें से जो हमने ग्रांट्स दी है, जो हमने ग्रांट दिए अलग अलग राज्य सरकारों को, उनका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उनको हम डिडक्ट कर देंगे, उनको माइनस कर देंगे, उनको हम निकाल देंगे। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब इफेक्टिवली, प्रॉपरली, पियरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गया आपको? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो है 2,67,801 करोड़। इसका 0.8% ऑफ जीडीपी आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ये और ये अगर हम माइनस करें तो हमको पता चलेगा कितना राज्य सरकारों ने, या फिर जो ग्रांट्स दी गई थी उसमें से कितना राज्य सरकारों ने जो कैपिटल निर्माण है उसमें खर्च किया। मतलब जो अलग अलग राज्यों को ग्रांट्स दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग उन्होंने कितना कैपिटल का निर्माण किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, ये माइनस आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आंकड़े याद रखना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है रेवेन्यू बजट में का, उसको निकाल दिया तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमको मिलता है। अब कैपिटल बजट में कितना रिसीट्स आया गवर्नमेंट के पास, तो वो आया है 17,64,494 करोड़ रुपए। ठीक है, अब खर्च कितना की है सरकार ने, तो 11,11 ये तो बहुत बढ़िया आंकड़ा है ना, 111111 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर किया गया है कैपिटल बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर अगर हम आते हैं भाई बजट डेफिसिट पर, बजट डेफिसिट कितना होगा? बजट डेफिसिट मतलब क्या है? टोटल। अब टोटल यहां पर हम रेवेन्यू कैपिटल दोनों साथ में ले रहे हैं, तो रेवेन्यू बजट में जितना आया है, कैपिटल बजट में जितना आया है, और टोटल सरकार ने कितना खर्च किया है, तो टोटल रिसीट्स अगर हम देखते हैं तो इतने देखने को मिलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो इतना देखने को मिलता है। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमने तो देखा है भाई आमदनी 8 खर्चा रुपया, इनकम कम आ रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर टोटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर सेम कैसे हो गए? सेम कैसे हो गए? अब ये देखा जाए तो बजट डेफिसिट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना आया उतना ही खर्च हुआ। मतलब आपके घर पे 15,000 रुपए आए, आपने 20,000 रुपए खर्च किए, लेकिन अब फाइनली जब आप निकाल रहे हो सारा का सारा आंकड़ा, तो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 20,000 रुपए आए और 20,000 रुपए खर्च हुए। आप आप आपकी दिमाग सटक गया, बोले यार ऐसे कैसे हो गया, अपनी इनकम तो 15,000 ही आई थी,
है ना, और एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए आया था। लेकिन अब फाइनल अगर हम बजट निकाल रहे हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि 20,000 रुपए आया, 20,000 रुपए खर्च हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप भूल गए ना, आप भूल गए कि आपने जो 5,000 रुपए है ये उधार लिया था। ये भी तो आप गिनोगे ना आपकी इनकम में, ये भी तो आप गिनोगे आपके इनकम में। तो यहां पर टोटल आपके पास आए घर में 20,000, खर्च हुए 20,000। ऐसा ही बजट का होता है। बजट में भी क्या है कि आपका जितना आता है, भले ही आ रहा कम हो और जा रहा ज्यादा हो, लेकिन जितना जा रहा है उसका जो डिफरेंस है वो सरकार उधार ले रही है ना, वो सरकार उधार ले रही है ना। याद है आपको सरकार के पास आया कितना एक्चुअल में? इतना ही आया है। बाकी का जो बचा हुआ है सरकार ने क्या किया है? याद कीजिए, कैपिटल बजट में हमने देखा था डेट, और ये डेट इंटरनल एक्सटर्नल हमने देखा था, मतलब उधार। ये सरकार क्या कर रही है? जितना डिफरेंस है उतना उधार ले रही है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 15,000 रुपए आपके आ रहे हैं, 20,000 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, 5,000 रुपए आप उधार ले रहे हो, टोटल आपके पास आए कितने? फिर टोटल आए 20,000, खर्च आपके हुए 20,000। ये जो चीज है, ये जो उधार लिया जाता है, इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या कहा जाता है? फिस्कल डेफिसिट। तो यहां पर टोटल रिसीट्स सरकार के पास आई इतनी, एक्सपेंडिचर आया इतना, अब ये जो बचा हुआ है, डिफरेंस जो है यहां पर बचा हुआ, ये सरकार ने लिया है उधार, और ये जो उधार लिया है इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट है 16,85,494 रुपए। इतना सरकार ने उधार ली है। ठीक है, उधार लिया है इतना। अब यहां पर आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट डिवाइडेड बाय जीडीपी अगर हम करते हैं तो हमें परसेंटेज ऑफ जीडीपी मिलता है, जो कि 5.1% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट का ये कहना रहता है कि भाई इसको जितना हम कम कर सके उतना कम अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ लो कि आपकी 15,000 रुपए इनकम थी, 20,000 रुपए आपने खर्च किया, 5,000 रुपए आपने उधार लिए। अब अगली बार फिर से आपको 20,000 रुपए खर्च करना है, तो आप कोशिश करोगे कि भाई ये जो है ये मैं बढ़ाऊं, ये मैं 17,000 कर दूं, और ये मैं 3,000 ही मेरे को उधार लेना पड़े। तो ये जितना उधार कम रहेगा उतना बेटर है ना, है ना। इसलिए सरकार चाहती है कि भाई ये जो है ये कम 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 होता जाए। तो फिस्कल डेफिसिट शुड ऑलवेज गो डाउन, ये सरकार का टारगेट रहता है। तो 5.1% इस बार आया, पिछले बार 5.8% के आसपास था, तो इस बार कम आया। अब फिस्कल डेफिसिट में से भी इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम निकाल देते हैं, जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो अगर हम निकाल देते हैं, तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। ये मनमोहन सिंह जी ने लाई थी ये चीज। ठीक है, तो ये हमें 1.5% मिलता है। तो अक्सर सिर्फ आपको आंकड़े नहीं, लेकिन इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछा जाता है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या। तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट अगर निकाल दे तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। अब ये पूरा शीट है आपके पास, जो शीट मतलब शीट नहीं, ये पूरे आंकड़े हैं आपके पास। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताए हैं, तो ये पूरे आंकड़े आप देख सकते हो, पिछले बार से कंपेयर कर सकते हो। ये है रेवेन्यू रिसिट्स, है ना। रेवेन्यू रिसिट्स में से भी जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स है और नॉन टैक्स है, जो हमने देखा था ना, रेवेन्यू में क्या आता है? टैक्स एंड नॉन टैक्स, बराबर है। तो उसमें से टैक्स में क्या है? टैक्स में आपको इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिलते हैं। तो टैक्स रिसिट्स में कितने आए हैं, इन नॉन टैक्स में कितने आए हैं, तो ये आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पहले के मुकाबले। तो ये आराम से आपको पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है मयूर मोगरे। ठीक है, वहां पर मैं आपको पूरा बजट एट ग्लांस पीडीएफ भेज दूंगा। ये वाली जो पीपीटी है वो भी भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे कि आप पूरा बजट जो है पूरा छानबीन करके पूरा रट्टा कर सकते हो, अगर आपको आंकड़े याद रखना है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिट्स की सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट, तो हमने अभी देखा रेवेन्यू डेफिसिट 2%। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है ग्रांट्स में से उसको माइनस कर देते हो। ठीक है, तो ये आपको इतना देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो सरकार ने उधार लिए टोटल, ये देखने को मिल रहा है। प्राइमरी डेफिसिट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम माइनस कर देते तो प्राइमरी डेफिसिट मिलता है, तो वो इतना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब डेफिसिट ट्रेंड देखिए, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेंड पूछा जाएगा कि भाई बढ़ता हुआ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, कांस्टेंट रहा है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें तो 2014 से, ठीक है, तो अभी 25 तक का, तो लगभग समझ लीजिए यहां पर, लगभग मतलब एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन लगभग जो मोदी गवर्नमेंट है उनका कार्यकाल देखने को अगर मिले तो वहां से पहले कम 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 होता हुआ आया। ठीक है,
सडनली यहाँ पर 20 में क्यों? क्योंकि भाई कोरोना आया था, है ना? कोरोना आया तो सरकार को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था। ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा उधार लेना पड़ रहा था, क्योंकि उस वक़्त तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका ऑलमोस्ट लाइवलीहुड चला गया था। तो उनको फ्री में सब्सिडीज़, फ्री में अनाज, ये सब कुछ प्रोवाइड करना था। तो एकदम से यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट, जो उधार है, वो पहुँच गया था एकदम हाई पर। देन उसके बाद यहाँ पर कम होता हुआ शुरू हुआ है और काफ़ी कम अभी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी कंट्रोल में आ गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छा खासा कम होता हुआ, यहाँ पर आप देखिए ये भी स्टार्ट और अभी अच्छा खासा कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये काफ़ी कम है ना? यहाँ पर आप देखोगे। एंड देन प्राइमरी डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो वेरी लो। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड है 2020-21 के बाद से कम होता हुआ शुरू हुआ है। ठीक है, एकदम क्या कॉन्स्टेंटली कम ही हुआ है? जी नहीं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम ग्रेजुअल चेंज कम हुआ है क्या? जी नहीं, एकदम ग्रेजुअल नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ से एकदम ग्रेजुअल कम हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा स्टैग्नेशन टाइप भी हमें देखने को मिला है। तो इसलिए अगर ऐसा है कि बहुत ही ग्रेजुअल चेंज आया है, बहुत ही ग्रेजुअल डिक्रीज आया है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पिछले 2-3 साल में ध्यान दे रहे हैं आप, अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब जो उधार लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट ने उधार लिया है, वो कहाँ से उधार लिया है, उसका बेसिस क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 24-25 का कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग सबसे ज़्यादा उधार लिया है। ठीक है, स्मॉल सेविंग जो होता है, स्मॉल सेविंग, उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज, मतलब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज दे देगी। समझ लीजिए और आसान शब्दों में अगर आपको समझना है, देखिए इकोनॉमी का पूरा कोर्स जो है वो MM अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सारे कोर्सेज आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर समझना है हमको, थोड़ा शॉर्ट में समझना है, समझ लीजिए सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, आसान शब्दों में अभी समझाने के लिए समझ लीजिए एक सरकार की एक चिट्ठी है। सरकार उसमें कह रही है कि भाई 90 दिन के बाद ये मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ। ये जो चिट्ठी है मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, और 90 दिन के बाद, ये 1 साल के बाद समझ लीजिए, ये जो है ये आपको 110 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 रुपए में वो बेचा उन्होंने, तो ये किसको मिला? गवर्नमेंट को मिला। अब 1 साल के बाद सरकार को 110 रुपए वापस भी करने हैं। तो एक अच्छी चीज मानी जाती है कि भाई सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे लिए। क्यों? क्योंकि उधार नहीं है ना? ये उधार नहीं है जिसका हमको इंटरेस्ट देना है। उधार मतलब जो हम लोन ले रहे हैं, तो लोन यहाँ पर कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग जो होता है, देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो यहाँ पर होता है, जो ट्रेजरी बिल्स होती है, उसमें यहाँ पर दूसरी चीज हमें देखने को मिल रही है। देन मार्केट बोरोइंग, अगर आप देखोगे मार्केट से जो बोरो किया गया है वो यहाँ पर जबरदस्त है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये अच्छे से आप बिठा लीजिए कि कहाँ से ज्यादा लिया है, कहाँ से कम लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एक्सपेंडिचर जो मेजर चीजों में खर्च किया गया है, पेंशन में कितना खर्च किया गया है, डिफेंस में कितना। अगर आपको रुचि है, अगर आपको दिलचस्पी है, एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको रुचि है, दिलचस्पी है कि यार मुझे जानना है कि सरकार ने पेंशन में कितना सरकार देती है ना, जो IT एंड टेलीकॉम है उसमें कितना देती है, इंटरेस्ट जो है उसमें सरकार कितना खर्च करती है, तो ये अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड जो है मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए जो येलो इसमें है वो इस बार का है, इस बार का। तो आप देख सकते हो कि सभी इसमें काफ़ी अच्छे सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, भले वो ट्रांसपोर्ट में हो। इसलिए आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है हमारा, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बढ़ रहा है। रूरल डेवलपमेंट उसमें भी बढ़ाया है सरकार ने। देन उसके बाद एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ उसमें भी बढ़ाया है। एजुकेशन उसमें भी यहाँ पर बढ़ाया है। हेल्थ अगर आप देखोगे उसमें भी बढ़ाया है। एनर्जी अगर आप देखोगे बढ़ाया है। सोशल वेलफेयर उसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो मेजर वाले जो है उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है। कितना इंक्रीज की है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और काय में की है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता रहना चाहिए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर रही है। टोटल ट्रांसफर जो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी दिया जाता है, स्टेट्स को भी, राज्यों को भी सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है ना। हमने देखा हुआ है, ग्रांट्स के जरिए दिया जाता है, स्कीम्स के जरिए दिया जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसके जरिए दिया जाता है। डिवोल्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन बोलती है कि भाई 41% जो है वो स्टेट्स को जाना चाहिए। सेंटर के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं उसमें से 41 रुपीज़ स्टेट्स को जाने चाहिए।
फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो वो कितना कौन कौन से स्टेट को कितना जाएगा वो देखा जाता है। उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स है जो 2023 की यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपोजिशन ट्रांसफर, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो है वो बेसिकली यहाँ पर कम हुई है। देन उसके बाद स्कीम्स रिलेटेड ट्रांसफर यहाँ पर ज़्यादा हुआ है जो स्टेट्स को जा रहा है। डिवोल्यूशन भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ है जो स्टेट्स को गया है, ठीक है। और बाकी अगर आप टोटल ट्रांसफर देखोगे तो ये बढ़ता ही गया है, ठीक है, इंक्रीज ही हुआ है। तो ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए। बाकी अगर हम बजट देखें, इन ऑल बजट देखें, तो उसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नहीं। ये आपने टर्मिनोलॉजी सारी समझ ली। अब यहाँ पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा। अगर आप बजट में देखोगे तो गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने ये किया, जो पिछले साल का था वही सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फोकस किस पर रहेगा कि अब, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट आने के बाद। अब ये गवर्नमेंट आती है तो यही इसी का एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। बाकी दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है कि पूरी तरीके से बजट बदल जाए, लेकिन यही गवर्नमेंट अगर आती है तो इसी के एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेंगे जो बाद में बजट आने वाला है। तो यहाँ पर विकसित भारत 2047, सीधा 2047 पे ये फोकस कर रहे हैं। विजन क्या है? प्रॉस्परस भारत, ये हार्मोनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का बढ़ा है, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि रेवेन्यू, आप मुझे बताइए कि आपका किस पर खर्च होना ज़्यादा आपको पसंद आएगा? टूथपेस्ट पर आपका समझ लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपये, आपका 90 रुपये टूथपेस्ट में खर्च हो रहा है, टूथपेस्ट या बाकी सामान जो है उसमें खर्च हो रहा है, और 10 रुपये आप खर्च कर रहे हो प्लॉट लेने में। तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, या आप 90 रुपये खर्च कर रहे हो प्लॉट खरीदने में, 10 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं टूथपेस्ट ये सारी चीज़ें लेने में। तो ऑब्वियस है जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा उतना ही आपको आपका वेल्थ इंक्रीज होगा, आपकी एसेट इंक्रीज होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा कम रहता था एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो भले ही अभी भी है, लेकिन फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा एसेट मॉडर्नाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब खर्च होता है मतलब हम ज़्यादा ब्रिजेस बना रहे हैं, ज़्यादा रोड बना रहे हैं, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार ज़्यादा करती है वो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट मंत्रा क्या है? सबका साथ सबका विकास, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। एंड देन यहाँ पर डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, ये हमें देखने को मिल रहा है। सब्सटेंटिव डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि भाई फिजिकल, डिजिटल, सोशल सभी पर्सपेक्टिव में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए सही तरीके से। टैक्स बेस जो है वाया जीएसटी डिपेंड किया जाए, वाइडन किया जाए। एंड देन प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि भाई इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में हमने किया हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इंडिया और वर्ल्ड डॉलर अगर हम ये देखते हैं ग्रोथ, तो ये भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम फोकस एरिया आप देखते हैं, जो गवर्नमेंट फोकस एरिया चाह रही है, तो वो है गरीब कल्याण, देश का कल्याण एंड वेलफेयर फॉर फार्मर्स। जो दो लोगों के लिए यहाँ पर फोकस एरिया है, किसके लिए है? जो गरीब है, जो पुअर लोग हैं, और दूसरा फार्मर्स, ठीक है। गरीब कल्याण किस तरीके से? डीबीटी जो है उसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर साथ दिया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से क्या हुआ कि लोगों के डायरेक्ट खाते में पैसा गया, लीकेज कम हुआ और उतनी सेविंग्स उनकी बढ़ी। 25 करोड़ लोग जो है वो आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उससे बाहर निकले हैं। क्रेडिट असिस्टेंस जो है पीएम स्वनिधि स्वनिधि के थ्रू यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वनिधि भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स के परस्पेक्टिव से। यूथ को एम्पावर करना, यूथ को कैसे एम्पावर करेंगे भाई? स्किल्स प्रोवाइड करके, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करके। मुद्रा योजना के थ्रू जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, मुद्रा योजना में काफ़ी बड़ा है, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी बजट एलोकेशन बढ़ा है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईआईटीज भी बड़े हैं, एम्स भी बड़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ी है, तो इनमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? स्किल डेवलप होगी, ग्रेजुएट ज़्यादा लोग होंगे, देन उसके बाद पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जाएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है। प्लस यहाँ पर मुद्रा योजना के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी ज़्यादा बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। ये है फार्मर्स के लिए जो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस है पीएम किसान के थ्रू वो दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस जो है 4 करोड़ फार्मर्स को वो प्रोवाइड किया गया है।
इंटीग्रेशन जो है मंडीज का वो दिया गया है इनाम के थ्रू, जिससे और इजी हो गया है फार्मर्स के लिए। देन नारी शक्ति, फीमेल के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है भाई। मुद्रा योजना जो है उसके तहत काफ़ी 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 43% फीमेल जो है एनरोलमेंट स्टेम कोर्सेज में देखने को मिल रहे हैं, जो साइंस है उसमें देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ वुमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप लखपति दीदीज देखने को मिल रही है। तो ये भी एक स्कीम काफ़ी अच्छी यहाँ पर गवर्नमेंट की हो रही है। दूसरा स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल, जो अमृतकाल दिखाई दे रहा है कि भाई ज़बरदस्त हमारा अभी ये सेंचुरी रहने वाली है। तो उसमें क्या क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो क्या है, अच्छी खासी हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होना है, ऐसा नहीं कि बढ़ गया और फिर सीधा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, नेट जीरो मतलब क्या है, हम जितना इमिशन कर रहे हैं उतना ही सोखने की क्षमता भी हमारे अर्थ में रहे, तो वो नेट जीरो कहा जाता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट हैम्पर नहीं हो सकता है। अगर आप 2 सिगरेट पी रहे हो, 2 सिगरेट पी सकते हैं तो एनवायरमेंट हैम्पर नहीं होगा। अब 3 अगर आप पी रहे हो तो एनवायरमेंट हैम्पर हो जाएगा। तो 2 ही पीना, उतना ही इमिट करना जितना एनवायरमेंट हैम्पर ना हो ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो ये नेट जीरो पर पहुंचने की यहाँ पर ताकत है, 2070 तक हमको पहुंचना है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग विंड एनर्जी में दिया जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी जितना हम करेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल उस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो जलता है तो इमिशन होता है, तो वो कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब। तो विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, देखिए, अगर 100 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में लग रहे हैं और उसका फायदा इतना नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाएगा क्या उसमें, नहीं जाएगा, इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार आप यहाँ पर एक काम करो, 70 करोड़ रुपए खर्च कर दो, बाकी 30 करोड़ रुपए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। जो गैप पड़ रही है, जितने पैसे गैप पड़ रही है वो सरकार दे देती है। ठीक है, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है। सेटमिंग ऑफ गैस कोल गैसिफिकेशन, ये कैपेसिटी दी जाएगी। मैंडेटरी ब्लीडिंग फॉर सीएनजी पीएनजी, ये सब कुछ दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है बायोमास के लिए, वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, रूफ टॉप सोलराइजेशन, लोगों के घरों के ऊपर सोलराइजेशन जो है वो लगाया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पर मंथ, प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको बेच भी पाएंगे, है ना। ई बसेस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई व्हीकल जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ये सब हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत खर्च कर रही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, है ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसमें भी एयरपोर्ट्स काफ़ी बड़े हैं, है ना। जो यहाँ पर नेशनल हाईवेज है उसमें काफ़ी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है और ये होता रहेगा आगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये वाले जो कंपनीज हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हो। आने वाले 5 साल में अगर मोदी गवर्नमेंट ही आती है तो आने वाले 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है कि सब लोग एक साथ अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, फास्टर डेवलपमेंट होगा, इंक्लूजन होगा लोगों का। तो इसमें हेल्थ जो है वो उसमें भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। मतलब बेसिकली महिलाएं जो है, अभी इंक्लूसिव मतलब क्या है, जो गरीब लोग हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आए, महिलाएं भी मेन स्ट्रीम में आए। तो यहाँ पर एनरोलमेंट जो है वो अच्छा खासा हुआ है, भले वो बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना, या फिर यहाँ पर एंटीनेटल केयर हो, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर बढ़ा है। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है वो सब कुछ अच्छे तरीके से उपभोग ले पाए। दूसरा हेल्थ में अगर हम देखते हैं तो जो सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन है, जो गर्ल्स है 9 to 14 ईयर्स, ठीक है, वो यहाँ पर उनको प्रमोट करेंगे जिससे कि क्या है, सर्विकल कैंसर कम हो, है ना। देन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 ये यहाँ पर दिया जाएगा जिससे कि डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सब कुछ डेवलप हो। जिससे कि क्या होता है ना, मेन है स्टंटिंग वेस्टिंग जो बच्चों की होती है। अगर बच्चे सही तरीके से पैदा ना हो, अगर न्यूट्रिशनल उनको सही तरीके से ना मिले, तो आगे जाके स्किल लेने में प्रॉब्लम होती है उनको। स्किल लेने में प्रॉब्लम होगी तो एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होगी तो देश के इकोनॉमी पर प्रॉब्लम होगी। इसे रूट कॉज पर अगर हम यहाँ पर जोर देते हैं तो अपने आप जो आगे की चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, देन यूविन जो है ये प्लेटफॉर्म इम्यूनाइजेशन के लिए, हेल्थ कवर जो है आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब यहाँ पर अच्छा खासा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आयुष्मान भारत स्कीम अब आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर सबके लिए दिया जाएगा। देन यहाँ पर हाउसिंग अगर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, ये यहाँ पर टारगेट अचीव करेंगे और ज़्यादा यहाँ पर करने वाले हैं 5 ईयर्स में, और घर जो है वो बनाने वाले हैं। तो ये टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है भाई, टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टूरिज्म अगर आप देखोगे तो उसको यहाँ पर एनकरेज करना, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड,
जो डेवलपमेंट एनकरेज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। देन यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, उसमें भी एग्रीकल्चर तो भाई मेन है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो अपने आप चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में वो यहाँ पर प्रमोट करेगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है डेयरी डेवलपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर किए जाएंगे। डेयरी में काफ़ी अच्छा खासा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और ज़्यादा यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब कुछ एलोकेशन जो है ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए किया जाएगा। तो ब्लू रिवॉल्यूशन आपको पता रहना चाहिए, है ना। एक्वा पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप किए जाएंगे, है ना। संपदा योजना जो है उसके तहत, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम जो पहले थी वही अभी रिलेवेंट रखती है, ठीक है। देन रेजिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन स्टेडीली डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। देन उसके बाद यहाँ पर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो करप्शन कम होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि जो यहाँ पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो क्या होता है, CPI WPI क्या है, वो क्या होता है। हालांकि मैंने सब कुछ वो इकोनॉमी के कोर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है, ये सब। देन उसके बाद जो स्कीम्स है, संपदा स्कीम हो गया, जो भी स्कीम्स इसमें आए हैं, हालांकि मैं सेपरेट वीडियो उस पर लेकर आऊंगा, लेकिन आपके लिए अभी आज के लिए होमवर्क है कि आप वो सब कुछ कर लेना। एलोकेशन जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज में दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितना दिया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट, ये आप देख सकते हो कितना कितना दिया गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। मेजर स्कीम्स में जो जो एलोकेशन किए गए हैं, किस किस में बड़े हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस बार का जो हमारा बजट है वो देखने को मिल रहा है। नया कुछ नहीं है, पुराने को ही बराबर उसकी पोटली बनाकर जो परोसा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई तो इनिशियल जो पोर्शन है टर्मिनोलॉजीज का वो फिर से देखिए वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।